नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू रोहित स्टडी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित स्टडी हब में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भैया इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के द्वारा संचालित किए जाने वाले इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को कंप्यूटर से रिलेटेड तमाम प्रकार के प्रैक्टिकल्स और थ्योरी वीडियो और ऑल टोटल कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करवाई जाती है। फ्रेंड्स, सीपीसीटी के भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए डाला हुआ है। सीपीसीटी के क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को तैयार करके डाला हुआ है, जिसको सीपीसीटी प्लेलिस्ट के नाम से मैंने सेव करके रख दिया है। सीपीसीटी प्लेलिस्ट बाय रोहित सर, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो आप सभी वहां पर भी जाकर के पूरा आप वीडियोस देख सकते हैं और अपना सीपीसीटी का एग्जाम जो होने वाला है उसको आप क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे उपयोग आपको करना है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज हम कैसे करते हैं। इससे पहले वाली क्लास में मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है उसकी परिभाषा आपको बताया था, और उसके पश्चात मैंने आपको ये भी बताया था कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या उपयोग है। तो अभी आपको एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि अब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा होता है? तो सबसे पहले तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि आपके सिस्टम को जो यूज करा यानी सिस्टम को जो चलाएगा, तो ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाए पूरा का पूरा, वो क्या कहलाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद जो लोड किया जाना, कहने का मतलब ये कि कंप्यूटर को लोड करने के पश्चात या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के पश्चात उसमें तमाम प्रकार के जो प्रोग्राम्स लोड हो रहे हैं, तो पूरे के पूरे प्रोग्राम उसमें बन करके जो डल रहे हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो पूरे के पूरे प्रोग्राम्स कहलाते हैं। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स होते हैं। और वो सब प्रोग्राम किसकी सहायता से चलते हैं? तो वो सभी प्रोग्राम जो होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से चलते हैं। किसकी सहायता से चलते हैं? वो ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से चलते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कुल मिलाकर इसका अर्थ होता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम के लिए अत्यंत आवश्यक है। ना केवल कंप्यूटर सिस्टम में बूटिंग के लिए, बल्कि दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के लिए भी उपयोगी होता है। यानी अपने सिस्टम को तो ये मुख्य रूप से चलाएगा ही चलाएगा। सभी कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं आपके, वे सभी मुख्य रूप से तो इसी से कनेक्टेड रहेंगे। परंतु जो भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, जो हम लोग इसमें अलग से सॉफ्टवेयर ला करके इंस्टॉल करेंगे, जैसे कि जो भी प्रोग्राम्स हम इसमें चलाना चाहेंगे, उन सब प्रोग्राम को भी चलाने का काम किसका होता है? तो वो सब प्रोग्रामों को चलाने का काम होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है। यानी हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य के शरीर में उसके प्राण है, ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का दिल किसको बोलेंगे? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हम लोग मान लीजिए, जैसे अलग अलग प्रकार के जीवों का अलग अलग अपना शरीर होता है, अपने अपने आत्मा के अनुसार यानी अपने अपने जीव के अनुसार वो लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में भी अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग प्रकार के यानी प्राण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरह से चलते हैं। तो हम लोग अभी किसका यूज कर रहे हैं? हम लोग यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? सिस्टम सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। आपको याद रखना है सभी को, ठीक है। उसके पश्चात मैं बात करने वाला हूँ, इसके अतिरिक्त यह कंप्यूटर में सभी हार्डवेयर संसाधनों को ठीक उसी प्रकार से नियंत्रित करता है जिस प्रकार से एक मतलब कि सवारी घोड़े को लगाम लगा करके, एक सवार जो रहता है, जो सवार अगर जो घोड़े की सवारी करता है, वो मतलब घोड़े को लगाम लगा करके जिस प्रकार से घोड़े को नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार से मतलब ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो रहता है पूरा का पूरा सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करता है। यहाँ पे आपको याद रखना है। उसके पश्चात यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आगे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर को, कि सिस्टम सॉफ्टवेयर में किस प्रकार से डेटा यूज होता है। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे देखिए, तो एक सवार जिस प्रकार से घोड़े को लगाम पर नियंत्रित करता है, उसी प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पूरे कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने का काम करता है। हम लोग आज पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है? एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ जानकारी प्रोवाइड अभी से करवाया है। चलिए, उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम? यहाँ पर बिल्कुल आप समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकारों की। तो आपका जो पहला प्रकार जो होता है सिंगल यूजर सिस्टम। पहला प्रकार क्या होता है आपका? सिंगल यूजर सिस्टम यहाँ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला प्रकार। अब सिंगल यूजर सिस्टम वह होता है या वह यूजर्स या फिर वह सिस्टम्स को सिंगल यूजर सिस्टम कहते हैं, जिसमें केवल एक प्रोग्राम या एक ही समय में एग्जीक्यूट, कोई भी प्रोग्राम जो है वो एक ही समय में एग्जीक्यूट होता है या एक ही समय में एक ही प्रोग्राम चलाया जाए, तो ऐसा प्रोग्राम क्या कहलाता है? सिंगल यूजर सिस्टम। या ऐसा सिस्टम कौन सा सिस्टम कहलाता है? सिंगल यूजर सिस्टम कहलाता है। आपको याद रखना है।
पहले क्या होता था कि पहले के समय में अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते थे वो सभी के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर सिस्टम होते थे। कैसे होते थे? सिंगल यूजर सिस्टम होते थे, ध्यान देना। लेकिन आजकल के अधिकांश माइक्रो प्रोसेसर जो होते हैं, आजकल जितने भी आपके प्रोसेसर हैं, जितने भी आपके अधिकांश माइक्रो प्रोसेसर जो हैं, वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जा रहा है। लेकिन आजकल के जितने भी सिस्टम्स में है, आप आजकल इन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समस्या यह है कि इसमें एक प्रोग्राम से अधिक प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं किए जाते, एक प्रोग्राम से अधिक प्रोग्राम यहाँ पर नहीं चलते हैं, आपको याद रखना है। इसी कारण से मतलब ऐसी समस्या निर्मित हो रही है। इसी कारण से ये प्रोग्राम जो रहते हैं एक लाइन में व्यवस्थित रहते हैं, यानी जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंगल यूजर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनको सिंगल यूजर सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो सिंगल यूजर सिस्टम वे सिस्टम्स होते हैं जिनमें एक बार में एक ही प्रोग्राम हम चला सकते हैं, एक बार में एक ही प्रोग्राम यहाँ चलता है। तो ऐसे सिस्टम को क्या बोला जाता है? सिंगल यूजर सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड? सिंगल यूजर सिस्टम बोला जाता है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं सिंगल यूजर सिस्टम के पश्चात मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। मल्टी का मतलब क्या होता है? एक से अधिक। मल्टी का अर्थ क्या होता है? एक से अधिक, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम विशेष प्रकार की विशेष प्रोग्राम का एक समूह, ऐसा समूह जो कंप्यूटर की क्रियाओं का क्या करता है? संचालन करता है। कंप्यूटर की क्रियाओं का संचालन करता है और कंप्यूटर की क्रियाओं को एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्थानांतरित करने का काम करता है, यानी एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में स्थानांतरित करने का काम करता है। तो इसको ही हम लोग यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से स्वयं की क्रिया पर नियंत्रित निगरानी रखने का कार्य और स्वचालित रूप से अन्य एप्लीकेशन प्रोग्रामों को कार्य बांटना, या फिर स्वयं तो काम करे ही करे और कुल मिलाकर के जो दूसरे जो प्रोग्राम्स काम कर रहे हैं उन सभी प्रोग्राम्स का क्या करें? ध्यान रखें। तो ये सिस्टम किसके अंतर्गत आते हैं? तुम्हारे मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम्स के अंतर्गत आते हैं। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक प्रोग्रामों को एक साथ चलाने वाला, उसको क्या बोलेंगे हम? मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने आपको बताया ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने प्रकार बताया आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के मैंने कार्य बताया। उसके पश्चात उसके प्रकार के अंतर्गत हमने देखा सिंगल यूजर सिस्टम पहला, और सेकंड हमने देखा मल्टी यूजर सिस्टम या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स। यहाँ पे हमने उसका प्रकार देखा है। अब हम आगे बात करने वाले हमारी अगली स्टेप्स में। इसमें और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो सभी प्रकार की जो आपकी गतिविधि जो होती है, सभी प्रकार की जो आपकी जितनी भी गतिविधियां हैं, तो तमाम प्रकार की गतिविधियों के संचालन और नियंत्रण के अलावा मानव द्वारा इनपुट किए गए डेटा या फिर जो भी मतलब व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति कंप्यूटर सिस्टम में जो चला रहा है, यानी कंप्यूटर का जो यूज कर रहा है, तो उस व्यक्ति वो क्या करता है कि उस व्यक्ति के द्वारा जो डाले जाने वाले जितने भी प्रकार का डेटा है, जितने प्रकार का डेटा ऐड करता है कंप्यूटर में, उनको कुल मिलाकर के उस डेटा पर प्रोसेस करके, यानी वो इनपुट किया गया डेटा पर प्रोसेस करके उनको आउटपुट प्रदान करने का या फिर आउटपुट किए जाने वाले परिणाम को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्थानांतरित किया या करने का काम या फिर किया जाने का काम पूरा का पूरा किसका होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे। और दो या दो से अधिक प्रोग्राम एक ही समय में एक ही कंप्यूटर द्वारा एग्जीक्यूट होना हो तो ऐसे लिए मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, जब एक ही सिस्टम में एक साथ कोई दो कार्य जब किए जाते हैं, दो कार्य जब होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी प्रोग्रामिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मल्टी प्रोग्रामिंग इसको कहा जाता है। अभी चलिए मैं आगे आपको बात करने वाला हूँ। अभी जिसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी क्लासेस चल रही है, लाइव चैट ऑन है और बहुत सारी क्लासेस मैं आपके लिए लेकर के आता हूँ फ्रेंड। तो यहाँ जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आएगा मुझे बेसिकली आप पूछ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो चलिए यहाँ पे हम आगे बढ़ने वाले हैं। अब बात करने वाले हैं मल्टी प्रोसेसिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है आपको देखना है। मल्टी प्रोसेसिंग नाम से स्पष्ट है। मल्टी का मतलब होता है एक से अधिक। मल्टी का अर्थ क्या होता है? मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक। नींबू तो ध्यान देना, मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? इस शब्द का जो यूज है, मल्टी आपका जो मल्टी प्रोसेसिंग की अगर बात करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर मतलब समझने की आवश्यकता है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? कार्य, या फिर प्रोसेसिंग का मतलब होता है टास्क। कंप्यूटर को जब भी कोई टास्क दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसको आपको याद रखना है। और सबसे पहले बात मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर में जब आप काम करते हैं तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब इस शब्द का यूज एक प्रोसेसिंग दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब है कि कंप्यूटर जब कार्य करता है यानी प्रोसेस करता है तो उसमें दो या दो से अधिक कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, दो या दो से अधिक कार्यों को या फिर एक से अधिक कार्यों को जब वो संचालित करता है एक ही बार में तो वही कहलाता है आपका मल्टी प्रोसेसिंग। और इस शब्द का यूज जो है एक प्रोसेसिंग दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है, याद रखना है। जहां पर दो या दो से अधिक प्रोसेसर एक कंप्यूटर से जुड़े होते हैं और इस प्रकार के सिस्टम में भी भिन्नता तथा स्वतंत्र प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस एक ही समय में एक से अधिक
प्रोसेसर के द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने की पात्रता होती है। एग्जीक्यूट करना मतलब रन करना, संचालित करना। तो नाम से स्पष्ट होता है मल्टी प्रोसेसिंग, नाम से स्पष्ट है मल्टी प्रोसेसिंग की जब कंप्यूटर में एक साथ जब दो कार्यों को दिया जाए या दो टास्क को दिया जाए तो उनको क्या बोलते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। और ये भिन्नता प्रोग्राम स्वतंत्र इंस्ट्रक्शन में एक ही समय पर एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा क्या किए जाते हैं, एग्जीक्यूट करने की पात्रता रखते हैं। ये प्रोसेसर जो होते हैं विभिन्न इंस्ट्रक्शन का क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन जो होते हैं उनको एग्जीक्यूट करके एक के बाद एक परिणाम दिखाने का काम करते हैं और एक ही प्रोग्राम से प्राप्त होते हैं, सीधे ध्यान रखना है। मल्टी प्रोसेसिंग का जो यूज है आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर जिनमें दो या दो से अधिक सीपीयू लगे हों उनमें काम करने की जो क्षमता इसमें होती है, एक साथ काम करने की क्षमता होती है। मैंने आपको बताया था मल्टी यूजर सिस्टम या मल्टी यूजर का मतलब मल्टी यूजर जिसको एक साथ दो यूजर यूज कर सके, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है, जिसमें एक साथ दो प्रोग्राम चलाया जा सके। और मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि दो प्रोसेसर जब एक साथ रन करते हैं या एक साथ जब वो चलते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मल्टी प्रोसेसिंग बोला जाता है। तो दो कंप्यूटर जब एक साथ संचालित होते हैं तो उसको मल्टी प्रोसेसिंग के नाम से जाना जाता है। मतलब एक साथ एक से अधिक कार्यों को करने की क्षमता किसकी होती है, मल्टी प्रोसेसिंग की होती है। चलिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करने वाले हैं अगला काम इसका क्या होता है, बैच प्रोसेसर। इसका काम क्या होता है, बैच प्रोसेसर। ठीक है, अभी आपको यहाँ ध्यान देना है कि बैच प्रोसेसर यानी क्या, बैच प्रोसेसर क्या होता है, बैच प्रोसेसर किस प्रकार से काम करता है। तो एक बहुत पुराना तरीका होता है, ध्यान दीजिएगा, एक बहुत पुराना तरीका बैच प्रोसेसर का मतलब होता है एक बहुत पुराना तरीका है ये, जिसके माध्यम से विभिन्न प्रोग्रामों को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इसका यूज विभिन्न डेटा प्रोसेसिंग सेंटर पर कार्य को एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार किया जाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की यह तकनीकी जॉब परिवर्तन के सिद्धांत पर निर्भर है। यदि सिद्धांत अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रदान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक यूजर अपने प्रोग्राम को ऑनलाइन तैयार करता है जो एक कार्ड पर पंच रहते हैं। जब ऑपरेटर बैच के प्रोसेस के रूप में कंप्यूटर में लोड करता है तथा फिर उन प्रोग्रामों को एक एक करके एग्जीक्यूट कर देता है, अतः ऑपरेटर को उन कार्यों को प्रिंटेड आउटपुट से संबंधित यूजर को प्रदान कर दिया जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो बैच प्रोसेसर का मतलब क्या होता है कि यूजर्स पहले पूरा काम अपना कर लेता है, कार्य को पूरा करने के पश्चात एक पंच कार्ड पर उस कार्य को पूरा का पूरा लोड करके उसको ऑनलाइन प्रविष्टि कराई जाती है, उसकी पूरी की पूरी। और ऑनलाइन प्रविष्टि इसलिए कराई जाती है कि वो मतलब बाद में उस प्रोग्राम्स को पूरा का पूरा क्या कर सके, प्रिंटेड आउटपुट उसका प्राप्त कर सके। इसलिए बैच प्रोग्रामिंग एक काम किसका होता है, तो ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का ही एक काम होता है। इसको आपको याद रखना, भूलना नहीं है। उसके पश्चात फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे पांचवा यहाँ पर विकल्प आपका रियल टाइम। तो इस रियल टाइम कंप्यूटिंग के लिए डिजाइन किया जाता है। ठीक है, इसे मतलब कि रियल टाइम कंप्यूटर के डिजाइन किया जाता है। रियल टाइम कंप्यूटिंग का अर्थ होता है कंप्यूटिंग को निर्धारित समय पर प्रोसेस करना, यानी कि एक समय जो उसको निर्धारित दिया गया है कि कितने से कितने समय तक वो प्रोसेस करेगा या कितने समय के लिए वो प्रोसेस करेगा। तो ऐसा रियल टाइम प्रोसेस होता है, आपको याद रखना है। ये सिंगल यूजर तथा मल्टी दोनों काम ये कर सकता है, ध्यान देना। सिंगल तथा मल्टी टास्किंग, मल्टी का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, टास्क का मतलब होता है कार्य। कि जब कंप्यूटर एक से अधिक कार्य को एक साथ करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीटास्किंग के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया। तो सिंगल तथा सिंगल भी होता है, मल्टीटास्किंग दोनों प्रकार से कार्य होती है इसमें। कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम यहाँ पर नीचे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, आप बिल्कुल इसको ध्यान से देखिएगा। कुछ प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन से हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें मैंने सबसे पहले लिखा हूँ आपके लिए MS-DOS, उसके पश्चात विंडोज जिसका हम उपयोग कर रहे हैं, लाइनेक्स हो गया, और उसके पश्चात आपका मैकिन्टॉश। तो ऐसे क्या है पूरे के पूरे ये कंप्यूटर सिस्टम्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स के क्या है वर्तमान में हम लोग जिनका यूज़ कर रहे हैं, ऐसे पूरे के पूरे क्या है प्रकार है, इनको आपको याद रखना है। अब हम बात करने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। ठीक है, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस प्रकार से कार्य करती है। तो फ्रेंड्स अभी के इस वीडियो में मैंने आपको क्या क्या बताया, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार कौन से होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ मैंने आप सभी को समझाया हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्थ के साथ साथ मैंने आपको समझाया हूँ कि सिंगल यूजर सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर सिस्टम कैसे कार्य करता है। उसके पश्चात मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है, वो कैसे कार्य करता है, ये भी मैंने आपको बताया। और मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, किस प्रकार से उसके कार्य किए जाते हैं, ये भी मैंने आपको अभी समझा दिया। बैच प्रोसेसर क्या होते हैं, बैच प्रोसेसर के कार्य क्या हैं, ये भी मैंने आपको अभी बेसिकल रूप से समझाया हूँ। उसके पश्चात रियल टाइम क्या होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये भी मैंने आपको पूरा का पूरा समझाया हूँ। और आपको मैंने अभी बताया कि कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम, तो मुख्य रूप से मैंने 4 प्रकार के आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से बताया है। MS-DOS हो गया, विंडोज हो गया, लाइनेक्स हो गया, मैकिन्टॉश हो गया, ये सब क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम होते हैं, आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे भाषाओं की। ठीक है, कि कौन सी कंप्यूटर में भाषाएं यूज की जाती है।
तो कंप्यूटर की भाषाओं की बात करते हैं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सबसे पहले हम बात करते हैं तो एक प्रकार की कृत्रिम लैंग्वेज होती है। मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, एक प्रकार की कृत्रिम लैंग्वेज है। कृत्रिम का मतलब क्या है, मानव निर्मित, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को किसी भी प्रोग्राम को रन कराने के लिए या फिर किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज किया जाता है उसको बोला जाता है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। तो वर्तमान में हम लोग जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर रहे हैं वो बहुत सारी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के व्यवहार को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। जैसे मानव लैंग्वेज की संरचना तथा अर्थ को क्रमशः निर्धारित करने के लिए वाक्य विन्यास, अर्थगत नियम, जैसे कि मतलब कि यूज की को परिभाषित किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज जो होता है इंफॉर्मेशन को बोध कराने के लिए और उनको परिचालन करने से संबंधित कार्य के बारे में संवाद स्थापित करने में सहायता देने में तथा एल्गोरिथम को ठीक ठीक व्यक्त करने में इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दो भागों में व्यक्त की गई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में बांटा गया है, इसको भी आपको याद रखना है। पहला होता है आपका लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। तो दो प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, आपको याद रखना है। लो लेवल लैंग्वेज की बात करते हैं तो ये लैंग्वेज जो होती है यूजर के संकेतों को मशीनी संकेतों में बदलने के लिए किसी ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज वह लैंग्वेज होती है इसमें जो यूजर के जो सांकेतिक लैंग्वेज होते हैं, यानी यूजर जिस प्रकार का आदेश कंप्यूटर में दे रहा है तो उसके जो संकेतिक यानी कि सांकेतिक जो लैंग्वेज होते हैं उन लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलने के लिए इसको ट्रांसलेटर की आवश्यकता नहीं होती, ट्रांसलेटर को सम्मिलित नहीं करता, इसलिए इसको लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। लो लेवल लैंग्वेज को कोड में किसी तरह के अनुवादन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज तथा असेंबली लैंग्वेज इसके दो उदाहरण है, ठीक है। एक तो मशीनी लैंग्वेज आपकी हो गई और दूसरी असेंबली लैंग्वेज हो गई। ये दोनों लैंग्वेज क्या है, लो लेवल लैंग्वेज के क्या है, उदाहरण है, आपको याद रखना है। इनको मतलब अनुवाद करने के लिए किसी भी दूसरे चीज की आवश्यकता नहीं होती, अनुवादन की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट आगे हम बात करने वाले हैं, दूसरा होता है पहला। अब बात करते हैं मशीनी लैंग्वेज क्या होती है। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग मशीनी लैंग्वेज क्या होती है। यहाँ पे आपको मशीनी लैंग्वेज को समझने की आवश्यकता है। कंप्यूटर सिस्टम केवल संकेतों को समझता है। आज मैंने कल आपकी जो क्लास हुई थी, याद रखिएगा, मैंने आपको कल मेमोरी यूनिट समझाया था, सभी बच्चों को याद होगा। मेमोरी यूनिट की अगर क्लास नहीं होगी तो ऊपर डिस्क्रिप्शन, ऊपर मैंने आई बटन में उसकी लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख लेंगे या फिर आप उसको देख सकते हैं। शायद क्लास नंबर वो आपकी जो है वो 14 नंबर की क्लास होगी या 15 नंबर की क्लास होगी, आप देख सकते हैं। तो 15वें नंबर की क्लास होगी, उसको आप देख लीजिएगा। अभी क्लासेस मैंने प्ले कर दिया था आपके लिए। तो कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, केवल संकेतों को समझता है। ध्यान देना, कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, केवल संकेतों को समझता है जो कि 0 और 1 के रूप में डेटा को लेते हैं। अर्थात कंप्यूटर को निर्देश किस रूप में दिया जाता है भैया, बाइनरी कोड के रूप में दिया जाता है, 0 और 1 के रूप में दिया जाता है। और ये जो 0 और 1 जो होते हैं इनको ही हम क्या बोलते हैं, मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मशीनी लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। तो ध्यान देना है, मशीनी लैंग्वेज जो होते हैं मशीन के लिए सरल होती है, ठीक है। मशीनी लैंग्वेज किसके लिए सरल होती है, तो मशीन के लिए ये सरल होती है, यहाँ पे आपको याद रखना है। दूसरी बात यह है कि मशीनी लैंग्वेज प्रोग्रामेबल तथा पोर्टेबल नहीं होते हैं, ना तो ये प्रोग्रामेबल होते हैं और ना ही ये पोर्टेबल होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मतलब इनका जो कुल मिलाकर के किसी भी प्रोग्राम के लिए कठिन होते हैं। मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम का रखरखाव भी बहुत कठिन होता है। ध्यान देना, मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम और प्रोग्रामेबल पोर्टेबल नहीं होते हैं, ठीक है। यानी मशीनी लैंग्वेज क्या करते हैं, 0 और 1 के रूप में होते हैं, जो 0 और 1 के रूप में डेटा को स्टोर करके रखने का कार्य करते हैं, यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के रूप में डेटा को स्टोर करते हैं। अब बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की, कि असेंबली लैंग्वेज क्या होती है। तो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन जो रहता है वो अंग्रेजी के शब्दों के रूप में दिए जाते हैं। असेंबली लैंग्वेज जो होती है उसमें जितना भी जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो आदेश होते हैं, जो कमांड होते हैं या जो नियम होते हैं, वो सब किस में दिए जाते हैं, अंग्रेजी भाषा के रूप में दिए जाते हैं। और इसे मतलब मशीनी कोड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मशीनी कोड कहा जाता है। मशीनी लैंग्वेज की तुलना में असेंबली लैंग्वेज को समझना क्या होता है, सरल होता है, इसको आपको याद रखना है। और यह सिर्फ किस में होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, क्योंकि कंप्यूटर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, और ये सिर्फ बाइनरी कोड को समझता है। किस चीज को समझता है भैया, बाइनरी कोड को समझता है। इसीलिए वह प्रोग्राम जो कि असेंबली लैंग्वेज के में क्या करता है, अनुवाद करना होता है, तो वो जो रहता है, जो अनुवादक असेंबली लैंग्वेज का मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद करता है, उसे क्या बोलते हैं, असेंबलर के नाम से जानते हैं। यानी ऐसा चीज या वह अनुवाद जो मशीनी लैंग्वेज का क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज का जो मशीनी लैंग्वेज में अनुवाद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, असेंबलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, असेंबलर के रूप में या असेंबलर के नाम से जाना जाता है।
आइए दोस्तों, आगे मैं बात करने वाला हूँ हाई लेवल लैंग्वेज की, कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है। चलिए, मैंने आपको दो प्रकार से लैंग्वेज बताया, एक तो लो लेवल लैंग्वेज और दूसरी हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज में हमने दो प्रकार देखा, मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल लैंग्वेज सुविधाजनक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो सुविधाजनक लक्षणों को ध्यान में रख करके बनाया गया है, आपको याद रखना है, क्योंकि इसका अर्थ होता है यह लैंग्वेज मशीन पर निर्भर करती है। क्या करती है? मशीन पर निर्भर करती है। और ये लैंग्वेज इंग्लिश के लैंग्वेज कोड जैसी होती है। किस रूप में होती है भैया? इंग्लिश के लैंग्वेज कोड के रूप में होती है। आपको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है, भूलना नहीं है। इसलिए इसे कोड का करना या फिर समझना क्या होता है, एकदम से सरल होता है इसमें। और इसके लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की आवश्यकता होती है, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्रामर को मशीनी कोड में कन्वर्ट करके देने का काम करता है। इसके उदाहरण क्या क्या है? जैसे फोर्ट्रॉन हो गया, कोबोल हो गया, बेसिक भाषा हो गई, पास्कल हो गई, C++ हो गया, जावा हो गया। ऐसे तमाम प्रकार की जो लैंग्वेज है ये सब क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। क्या होती हैं? ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं। इनको आपको याद रखना है। हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी होती है मैंने बताया आपको। उसके बाद हम बात करते हैं GL। 4GL क्या है? 4GL लैंग्वेज क्या होती है? तो ध्यान देना, 4GL यानी कि 4GL पीढ़ी की भाषा जो है, तृतीय पीढ़ी, 4GL पीढ़ी की जो भाषा है वो तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग करने में ये अधिक सरल थी। ठीक है। और यहाँ पर इस पीढ़ी की भाषा में प्रोग्राम सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी के शब्द की आवश्यकता होती है, यानी अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग करते हैं। ये चतुर्थ पीढ़ी की भाषाओं के एक पंक्ति के कथन तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्ति के कथन के बराबर होता है, आपको याद रखना है। और विजुअल वातावरण में प्रोग्राम बटन, टेक्स्ट बॉक्स, विजुअल परिभाषा का निर्माण करने के लिए इसे टूल बॉक्स का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। एक प्रोग्रामर प्रोग्राम को डिजाइन कर ऑब्जेक्ट को स्कैन करके प्रदर्शित करने का कार्य करता है। याद रखना, स्क्रीन पर प्रदर्शित करने का कार्य करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 4GL लैंग्वेज क्या है। ये तृतीय पीढ़ी की भाषा से उपयोग के लिए अधिक सरल है, ध्यान देना। और इस पीढ़ी की भाषा में प्रोग्राम सोर्स कोड को निर्मित करने के लिए अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आपको इस बात को याद रखना है। चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा में कि एक पंक्ति के कथन जो होते हैं वो तृतीय पीढ़ी के 8 पंक्ति के कथन के बराबर होते हैं। इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि विजुअल वातावरण में प्रोग्रामर बटन, टेक्स्ट बॉक्स, विजुअल परिभाषा का क्या करता है? निर्माण करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इसका जो है एक प्रोग्रामर प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पूरी तरीके से आपको इसको याद रखना, भूलना नहीं है। अब बात करते हैं इसके लाभ क्या क्या है। तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषा को सीखना सरल है। ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी की जो भाषा है, 4th जनरेशन की जो भाषा है, इसको सीखना सरल है तथा इसमें सॉफ्टवेयर का विकास करना भी आसान है। दूसरा क्या है? प्रोग्रामर के लिए चतुर्थ पीढ़ी की भाषा में विकल्प उपलब्ध रहते हैं, क्योंकि संख्या काफी इसमें बड़ी रहती है। क्या रहती है? संख्या काफी बड़ी होती है, इसको याद रखना। इसलिए प्रोग्रामर जो रहते हैं इस भाषा का उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा प्रोग्रामिंग का मतलब की भाषा है, क्योंकि इस पीढ़ी की भाषा का उपयोग एक पंक्ति से पूर्व पंक्ति पीढ़ी में इन भाषाओं का प्रयोग किया जाता था, और उन्हीं के समान ये भाषा है, इसलिए कोई भी यूजर इसका यूज कर सकता है। चतुर्थ पीढ़ी की भाषा की उपलब्धता कठिन नहीं होती, ध्यान देना, एक सरल भाषा होती है, इसलिए कोई भी यूजर इसका उपयोग कर लेता है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेज मतलब इसके फायदे, नुकसान कौन से। तो चतुर्थ पीढ़ी की भाषाएं कंप्यूटर पर ही संचालित होती है, ये इसका क्या है? सबसे बड़ा नुकसान है। इस पीढ़ी की भाषाओं के लिए प्रोग्रामिंग, मूवीज को विकास करने वाले सॉफ्टवेयर बनाने में सक्षम होते हैं। परिणाम स्वरूप वैज्ञानिकों का इसमें महत्व क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका एक क्या हो जाता है? पूरा का पूरा डिसएडवांटेज हो जाता है, इसको याद रखना है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैंने आपको संपूर्ण प्रकार से जो था, आपको मैंने भाषाओं के बारे में पूरी जानकारी दिया है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसे कहते हैं सब मैंने बताया हूँ, लाभ बताया हूँ। अब फ्रेंड्स, हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं, आगे का जो हमारा विषय रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे, अभी हम लोगों ने क्या पढ़े थे? सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने पूरा पढ़ा था। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज हम किस प्रकार से करते हैं। तो फ्रेंड, तब तक के लिए आप सभी लोग बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ। अगर आप सभी लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए आप बने रहिए रोहित स्टडी हब के साथ।